हेलो दोस्तों, मैं हूं विपुल गर्ग आईआईटी दिल्ली से। और आज की इस वीडियो में हम सरफेस केमिस्ट्री के लेक्चर 5 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो टॉपिक कवर होगा सॉरी, वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, टिंडल इफेक्ट, कलर, ब्राउनियन मोशन क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर कैसे कैसे चार्ज आ सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, और कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन को भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स बीइंग बिगर एग्रीगेट्स। देखो इसमें क्या समझाया गया है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ज्यादा उनका साइज जो होता है ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है। तो इसके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन में, कोलाइडल पार्टिकल्स के नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कोलाइडल सॉल्यूशन में होते हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो नंबर पे डिपेंड करते हैं। तो इसी के कारण कोलाइडल सॉल्यूशन की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी उनकी वैल्यूज कम होंगी एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यही बताया गया है। टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या कहता है? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ये हमें पता ही था। ट्रू सॉल्यूशंस डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट क्योंकि इसकी कुछ शर्तें होती हैं, जैसे नियम और शर्तें होती हैं इसकी। तो पहली है डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, यानी कि वो कंपेरेबल होनी चाहिए। जो हमारा पार्टिकल्स का साइज है और जो वेवलेंथ है वो कंपेरेबल होनी चाहिए, जो कोलाइडल पार्टिकल में होते हैं ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होते हैं। इफेक्टिव इंडाइसेस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। तो ये भी कंडीशन है। अब नेक्स्ट है कलर। The color of colloidal solution depends on the wavelength of light scattered by the dispersed particles. बिल्कुल सही बात है, जो भी वो वेवलेंथ स्कैटर करेगा वही लाइट हमें दिखेगी, वही कलर हमें दिखेगा। The wavelength of light further depends on the size and nature of the particles. The color of colloidal solution also changes with the manner in which the observer receives the light. For example, a mixture of milk and water appears blue when viewed by the reflected light and red when viewed by the transmitted light. यानी कि वो कभी कभी इस बात पे भी डिपेंड कर जाता है कि जो ऑब्जर्वर है वो किस ढंग से जो लाइट आ रही है वो उसे रिसीव कर रहा है। अगर वो जैसे इस एग्जांपल में, मिल्क और वाटर के एग्जांपल में, अगर वो रिफ्लेक्टेड लाइट को देख रहे तो उससे जो कलर होगा सॉल्यूशन का वो ब्लू मिलेगा, लेकिन अगर वो ट्रांसमिटेड लाइट के थ्रू देख रहे तो उसे रेड मिलेगा। अब नेक्स्ट है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट हमें पता है, द जिग्नल मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इज टर्म्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, जिससे ये क्यों होती है? ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द यानी कि जो डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो जो इम्पैक्ट पड़ता है डिस्पर्स्ड फेज के मॉलिक्यूल्स के ऊपर। मतलब जो हमारा सोलवेंट है एक तरीके से सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स का इम्पैक्ट जब हमारे सोल्यूट पार्टिकल्स पर पड़ता है उसकी वजह से ये ब्राउनियन मूवमेंट होता है। क्योंकि जो ब्राउनियन मूवमेंट करते हैं वो डिस्पर्स फेज वाली तो करते हैं। दिस मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द nature of the colloid but depends on the size of the particles and viscosity of the solution. जितना कम साइज होगा उतनी ही कम विस्कोसिटी होगी और फास्टर इज द मोशन। ठीक है, तो ये वैसे ऐसी मोशन होती है, मतलब रैंडम सी मोशन होती है, तो इसे ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं क्योंकि सबसे पहले कोई साइंटिस्ट था ब्राउनियन, उसने डिस्कवर किया। नेक्स्ट है चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर भी चार्ज होता है, तो दो ही प्रकार के चार्ज हो सकते हैं, तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। और जो पूरा का मतलब पूरे सॉल्यूशन पे एक ही चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं तो हमें ये याद कर लेनी है कि नेगेटिव चार्ज किन पर होता है। जो भी ऐसे मेटल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, सल्फाइड्स, डाइज और ये स्टार, गम, जेलेटिन, ये नेगेटिव चार्ज सोर्स होते हैं। और उसके ऑपोजिट जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो बेसिक डाइज होती है, हेमोग्लोबिन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है हेमोग्लोबिन कि ये पॉजिटिवली चार्ज सोल है। ठीक है, तो इन्हें याद रखना है। नाउ अब हम चार्ज पढ़ चुके हैं कि भाई कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज आ जाता है, लेकिन ये आता कैसे है, इसका रीजन क्या है? तो हम इसका रीजन सोच सकते हैं, प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। अब देखते हैं ये क्या होता है। The soul particles acquire positive or negative charge by preferential adsorption of positive or negative ions.
यानी कि जो सोल के पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं वो प्रेफरेंशियल एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, व्हेन टू और मोर आयंस आर प्रेजेंट इन द डिस्पर्शन मीडियम, प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ द कॉमन आयन ऑफ द कोलाइडर पार्टिकल यूजुअली टेक्स प्लेस। अब इसे ना एग्जांपल के तौर से समझते हैं कि एग्जांपल में कैसे होता है। जैसे एग्जांपल है, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हमने पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में ऐड किया, यानी कि वहाँ पे पोटेशियम और आयोडाइड ज़्यादा अमाउंट में है और जो सिल्वर नाइट्रेट है वो कम अमाउंट में है। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास पीपीटी बनेगा सिल्वर आयोडाइड का, येलो पीपीटी होता है, ठीक है। और अब सिल्वर आयोडाइड में अब जो आयन बचा होगा, कौन सा आयन बचा है? सिल्वर तो सारा खत्म हो गया, आयोडाइड आयन बचा है क्योंकि वो सॉल्यूशन था, तो उसी के आयंस उस पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो यानी कि आयोडाइड होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज सोल वो बन जाएगा। अब ऐसे ही अगर हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डाल दें AgNO3 में, अब यहाँ पे कौन एक्सेस है? Ag का प्रेसिपिटेट बनेगा, तो Ag पॉजिटिव एक्सेस में है ना, क्योंकि वो सॉल्यूशन में है, हमने थोड़ी सी अमाउंट ये डाली है इसमें, तो हमारे पास Ag पॉजिटिव जो होगा वो AgI पर एब्सॉर्ब हो जाएगा और हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज सोल बन जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जीटा पोटेंशियल। ये क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ पॉजिटिव ऑपोजिट चार्जेस अराउंड द कोलाइडर पार्टिकल। अब हमने जैसे देखा कि भाई कोलाइडर पार्टिकल के ऊपर चार्जेस आ जाते हैं तो उनकी ना एक लेयर बन जाती है। तो इसी लेयर को, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, ऊपर जो आयन होगा वो अगर नेगेटिव है तो नीचे Ag पॉजिटिव भी तो था, तो इसी के कारण जो यहाँ पे डबल लेयर बन जाती है उसे हेमोल्स इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं। सिंस सेपरेशन ऑफ चार्ज, हमें पता है कि जहाँ पे भी चार्ज का सेपरेशन हो वहाँ पे पोटेंशियल अराइज हो जाता है, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो जाता है उसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? The movement of colloidal particles towards their respective electrodes is known as electrophoresis. देखो ना, क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर चार्ज है और इलेक्ट्रोड्स हैं वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, तो वो मूव करेंगे। जो पॉजिटिव है वो कैथोड की तरफ जाएंगे, जो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं वो एनोड की तरफ जाएंगे। तो इसी मूवमेंट को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं या फिर कैटाफोरेसिस कह सकते हैं। दिस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द चार्ज प्रेजेंट ऑन द कोलाइड। यानी कि अगर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज सोल होगा तो वो कैथोड की तरफ भागेगी उसके पार्टिकल, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी तो एनोड इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे। तो इससे हम चार्ज डिटरमाइन कर सकते हैं। Coagulation and flocculation. The process of forming aggregates from colloidal particles by the addition of suitable electrolyte is called coagulation. यानी कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की मदद से हम कोलाइडल पार्टिकल्स के एग्रीगेट्स बनवाते हैं, तो उस प्रोसेस को कोगुलेशन कहते हैं। The addition of an electrolyte or lyophobic colloid results in a coagulation, क्योंकि वो तो पहले ही अनस्टेबल होते हैं, ऊपर से इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे तो वो कोगुलेट कर जाएंगे। जब हम इलेक्ट्रोलाइट की लोअर कंसंट्रेशन डालते हैं तो वो परमानेंटली कोगुलेट नहीं करती, तो वो एग्रीगेशन तो हो जाती है लेकिन वो टेम्परेरी होती है, वो रिवर्सिबल होती है। तो उस चीज को हम कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो वो रिवर्सिबल होती है, लेकिन अगर वो हम ज्यादा अमाउंट में डाल दें इलेक्ट्रोलाइट तो हो जाएगी, क्या हो जाएगी? कोगुलेशन हो जाएगी और वो इरिवर्सिबल होती है। ठीक है, मतलब प्रेसिपिटेट बन जाएगा, हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो खत्म हो जाएगा। तो कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल्स कैन बी कैरिड आउट इन दीस वेज। 6 वेज है भाई, इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा लो, बॉइलिंग करवा लो, persistent dialysis and persistent electrolysis। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोडायलिसिस आएगा by addition of electrolytes by mixing two oppositely, क्योंकि अगर दो oppositely चार्ज कर देंगे तो वो दोनों जुड़ जाएंगे और पीपीटी बन जाएंगे। हार्डी स्क्यूज रूल, ये एमसीक्यू के लिए, क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये क्या कहता है कि जनरली जब हम फ्लक्चुएटिंग के आयन क्या होता है कि जो भी मतलब हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं उसे फ्लक्चुएटिंग आयन कहा जाता है। ठीक है, अब अगर जो फ्लक्चुएटिंग, ये देखा गया कि जो फ्लक्चुएटिंग आयन, जिस फ्लक्चुएटिंग
आयन का ग्रेटेस्ट वैलेंस है, यानी कि उस पे चार्ज ज़्यादा है। जिस फ्लक्चुएटिंग आयन का पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, वो सबसे ज़्यादा कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करता है। तो ये हमने देखा, तो इसी के कारण हमारे पास फ्लक्चुएटिंग पावर का ऑर्डर आ गया कि फिर सबसे ज़्यादा चार्ज एल्यूमीनियम के पास, फिर बैरियम, नो सोडियम, और ऐसे ही नेगेटिव चार्ज। इसमें मैग्नीट्यूड देखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स। लायोफिलिक सोल्स का कोगुलेशन कैसे कर सकते हैं? There are two factors which are responsible for the stability of lyophilic soils. ठीक है, दो फैक्टर्स हैं। These factors are charge and solvation. जितनी ज़्यादा solvation होगी उतना ज़्यादा वो stable होता जाएगा। When these two factors are removed, the lyophilic soil can be coagulated. यानी कि उसके जो हमें देखा था ना कि थोड़ा मोटा इलेक्ट्रोलाइट, थोड़ी सी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट स्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। अगर वो भी निकाल दी और सोल्वेशन भी हमने गायब कर दी तो वो कोगुलेट हो जाएंगे। दिस इज डन बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि एक्सेस में आप इलेक्ट्रोलाइट डाल दो तो वो भी खत्म हो जाएगा, और बाय एडिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट, या फिर हम कर सकते हैं ऑपोजिट चार्ज साइन डाल सकते हैं ना। प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। अब कोलाइड्स की प्रोटेक्शन कैसे करें? Lyophilic soils are more stable than lyophobic soils, ठीक है। This is due to the fact that lyophilic colloids are extensively solvated. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा सोलवेटेड होते हैं क्योंकि पानी के साथ उनकी अट्रैक्शन होती है, इनकी इंट्रैक्शन होती है, तो उससे सोलवेट हो जाते हैं। That is, colloidal particles are covered by a sheath of the liquid in which they are dispersed. तो जो वो शीट है, मतलब एक कवर लेयर बन जाती है, वो उन्हें बचाती है कोगुलेट होने से। Lyophilic colloids have a unique property of protecting lyophobic colloids. यानी कि लायोफिलिक कोलाइड्स को हम लायोफोबिक कोलाइड्स के प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। When a lyophilic soil is added to the lyophobic soil, the lyophilic particles form a layer around lyophobic particles and thus protect the latter from electrolytes. यानी कि जब हम लायोफिलिक और लायोफोबिक दोनों को मिक्स कर देंगे तो लायोफिलिक सोल के पार्टिकल्स लायोफोबिक सोल के पार्टिकल्स को कवर कर लेंगे और उन्हें इस तरह प्रोटेक्ट कर लेंगे। Lyophilic colloids used for this purpose are called collective लाइट्स। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे या फिर आपके कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू।